नमस्कार साथियों बिल्डिंग मटेरियल के हमारे सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्म वर्क को। जैसा कि फॉर्म वर्क के बारे में हमने पिछले क्लास में कई बार आपको बताया था, और आज जो हम लोग पूर्ण रूप से ये जो पूरा क्लास आपका चलने वाला है वो पूरा क्लास फॉर्म वर्क का चलने वाला है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि फॉर्म वर्क आपका क्या होता है। जैसा कि आपको स्लाइड पे भी दिख रहा है कि ये है हमारा फॉर्म वर्क का टॉपिक, और फॉर्म वर्क होता क्या है उसको आज के क्लास में हम लोग डील करने वाले हैं। तो फॉर्म वर्क बेसिक रूप से क्या होगा आपका कि फॉर्म वर्क का जो यूज करते हैं हम लोग कंक्रीट को डिजायर्ड शेप देने के लिए यूज करते हैं। यानी कि अगर आपका वेट कंक्रीट है, गीला कंक्रीट है, उसको आप स्ट्रेंथ प्रोवाइड अगर आपको कराना हो, या आप कह सकते हैं कि उसको जो है एक डिजायर्ड शेप देना हो, तो आप किसका यूज कीजिएगा? फॉर्म वर्क का यूज कीजिएगा। और भी कई तरीके से फॉर्म वर्क टाइप मतलब कई टाइप्स के फॉर्म वर्क होते हैं, जैसे कि आपका वुडन फॉर्म वर्क हो जाएगा, स्टील फॉर्म वर्क हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ वुडन एंड स्टील फॉर्म वर्क हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका डेफिनेशन ऑफ फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क का क्या डेफिनेशन हो सकता है? तो फॉर्म वर्क जो होगा आपका, फॉर्म वर्क इन कंक्रीट कंस्ट्रक्शन इज अ टेम्पोररी और परमानेंट मोल्ड होता है। हमने बताया था कई बार कि एक फॉर्म वर्क क्या होता है, एक मोल्ड होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट को प्लेस करते हैं। तो कंक्रीट को प्लेस करने के बाद वो कंक्रीट क्या करता है, एक डिजायर्ड शेप लेता है, और उसमें वो क्या करता है, स्ट्रेंथ को गेन करता है। इसीलिए लिखे हैं फॉर्म वर्क इन कंक्रीट कंस्ट्रक्शन इज अ टेम्पोररी और परमानेंट मोल्ड विच इज यूज्ड। जिसका यूज हम लोग कहां करते हैं? जिसका यूज हम लोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं किसमें? वेट कंक्रीट को स्ट्रेंथ गेन करवाने में। दूसरा हमारा क्या है कि फॉर्म वर्क इज यूज्ड टू गिव शेप ऑफ कंक्रीट। फॉर्म वर्क का यूज हम लोग कहां करते हैं? कंक्रीट को शेप प्रोवाइड करने के लिए। यानी कि कोई भी शेप, जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर आपको कैसा शेप देना हो, रेक्टेंगुलर शेप देना हो, मान लीजिए यही है आपका रेक्टेंगुलर, ठीक है। एक तरीके से देखने में क्या लग रहा है, अभी यहां पे हम क्यूबॉइड बनाए हैं, या मान लीजिए रेक्टेंगुलर शेप देना है। इसका क्रॉस सेक्शन देखिए, ये क्या है आपका, मान लीजिए कोई बीम है, ये बीम का क्या है, क्रॉस सेक्शन है। ये बीम का क्या है, क्रॉस सेक्शन है। अब इस बीम के क्रॉस सेक्शन को हम लोग देख रहे हैं, ये कैसा क्रॉस सेक्शन है, रेक्टेंगुलर। अब हमें क्या करना है, कंक्रीट को रेक्टेंगुलर शेप देना है। तो इस रेक्टेंगुलर शेप कंक्रीट को देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म वर्क बनाएंगे, यानी कि रेक्टेंगुलर मोल्ड का फॉर्मेशन पहले करेंगे। तो रेक्टेंगुलर मोल्ड का जो फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो मोल्ड का फॉर्मेशन हमारा क्या कहलाता है? वही मोल्ड तो हमारा क्या कहलाएगा, फॉर्म वर्क कहलाएगा। क्योंकि ये जो हम लोग रेक्टेंगुलर मोल्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये मोल्ड या तो स्टील का हो सकता है, या तो वुडन का हो सकता है, या तो स्टील एंड वुडन दोनों का हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो यही आपका, अब देखिए फॉर्म वर्क, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यही एक क्या है, मोल्ड है आपका। यही आपका क्या है, मोल्ड है। यही आपका क्या है, मोल्ड है। तो यही आपका क्या कहलाएगा, फॉर्म वर्क कहलाएगा। यहां भी देखिए, जब जब आप स्लैब को कास्टिंग कर रहे हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं, जब आप स्लैब को कास्टिंग कर रहे हैं, तो यहां भी आपको क्या नजर आ रहा है, फॉर्म वर्क नजर आ रहा है। ये आपका क्या है, स्टैगिंग है। यानी कि यहां पर क्या लगा है, वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल पाइप्स वगैरह लगे हुए हैं, स्टील पाइप्स लगे हुए हैं। बहुत जगह आपको दिखेगा क्या, वर्टिकल बैलीज दिखेंगे, वुडन बैलीज। वुडन बैलीज का मतलब बांस देखे होंगे आप, ठीक है, वुडन का बांस देखे होंगे, उसी को हम लोग वर्टिकली खड़ा कर देते हैं इसमें। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये अगर हम लोग कॉलम बना रहे हैं, ठीक है, तो इसका यूज करेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, शटरिंग कहेंगे। कॉलम में जनरली जो हम लोग फॉर्म वर्क यूज करते हैं, जो भी हम लोग इसमें यूज करेंगे, क्या वुडन या प्लाईवुड बोल सकते हैं, प्लाईवुड भी यूज करते हैं इसके जगह, तो उसको क्या कहेंगे, कॉलम। और ये आपका क्या है, ये आपका स्लैब है। स्लैब को कास्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं ना, स्लैब को कास्ट करने के लिए, तो इसको कहते हैं सेंटरिंग, ठीक है। और ये होता है स्टैगिंग। अब स्टैगिंग क्या होता है आगे भी आपको पता चलेगा। अभी हम मुख्य रूप से दो मतलब शटरिंग और सेंटरिंग के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी मुख्य रूप से हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे, सेंटरिंग एंड शटरिंग के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। एक मिनट रुक जाइएगा। देखिए अब यहां पर देखेंगे सेंटरिंग क्या होता है, शटरिंग क्या होता है, दोनों चीज देखने वाले हैं इसमें। सेंटरिंग क्या होगा और शटरिंग क्या होगा।
चलिए, ओके, थोड़ा वाइट बैकग्राउंड ला देते हैं ताकि आपको समझ में आए। सेंटरिंग की बात करते हैं, शटरिंग। शटरिंग पहले देखिए, शटरिंग क्या होता है। शटरिंग में क्या करेंगे हम, शटरिंग में क्या करते हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ जो फॉर्म वर्क है आपका, पार्ट्स ऑफ जो फॉर्म वर्क है, क्या क्या पार्ट्स होता है फॉर्म वर्क का। पहला क्या होगा, शटरिंग होगा, शटरिंग होगा पहला। दूसरा क्या होगा, सेंटरिंग होगा। तीसरा क्या होगा, टैगिंग होगा। क्या होगा तीसरा, टैगिंग होगा। अब शटरिंग क्या होता है, सेंटरिंग क्या होता है, स्टैगिंग क्या होता है, तीनों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, तो कॉलम बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म वर्क लगाना पड़ेगा, तभी तो आप कंक्रीट को डिजायर्ड शेप दे सकते हैं कॉलम की तरह। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें जो भी आप फॉर्म वर्क यूज कर रहे हैं उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, बताइए। प्लाईवुड लगाना पड़ेगा या स्टील लगाना पड़ेगा। जो भी आप प्लाईवुड लगाते हैं, अगर वो वर्टिकली लगा रहे हैं, अगर वो वर्टिकली लगा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, शटरिंग कहेंगे। शटर, शटर देखे होंगे, मतलब कोई भी दुकान का शटर, शटर वर्टिकल रहता है, वर्टिकल रहता है ना, ऐसे वर्टिकल उठाते हैं, वर्टिकल फिर डाउन करते हैं, वर्टिकल अप करेंगे, वर्टिकल डाउन करेंगे। तो वर्टिकली जो आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर से सटा हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, शटरिंग कहते हैं। ठीक है, अब सेंटरिंग क्या होता है, सेंटरिंग में क्या होगा आपका, ये है आपका तख्ता, मान लीजिए ये आपका प्लाईवुड है, हथेली हमारा क्या है, ऐसे देखिए चौड़ा है ना, ये आपका प्लाईवुड है। अब इसके ऊपर हम लोग कंक्रीटिंग, के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा फॉर्मवर्क का टाइप क्या कहलाएगा, या फॉर्मवर्क का पार्ट क्या कहलाएगा, सेंटरिंग का पार्ट कहलाएगा। हाई एक्चुअली में दोनों फॉर्मवर्क, लेकिन फॉर्मवर्क के कई सारे पार्ट्स होते हैं, शटरिंग होगा, सेंटरिंग होगा, स्टैगिंग होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं, अब देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, शटरिंग। अब देखिए पार्ट्स ऑफ फॉर्मवर्क है आपका, पहला जो पार्ट होगा आपका वो होगा आपका शटरिंग। शटरिंग क्या होता है, वर्टिकल फॉर्म वर्क होता है। शटरिंग क्या होता है, वर्टिकल फॉर्म वर्क होता है। इसके बीच में हम लोग क्या डालते हैं, कंक्रीट डालते हैं। क्या डालते हैं, कंक्रीट। और ये जो आपका पार्ट दिख रहा है ये कैसा पार्ट है, वर्टिकल पार्ट है। इसी वर्टिकल फॉर्म वर्क को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, शटरिंग के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, शटरिंग के नाम से। अब देखिए, वर्टिकल प्लाईवुड यूज्ड इन कॉलम, स्लैब, स्लाइड, स्लैब साइड एंड बीम आर कॉल्ड शटरिंग। यानी कि वर्टिकल प्लाईवुड का यूज जो हम लोग करते हैं, वर्टिकल प्लाईवुड को हम लोग शटरिंग बोले थे। तो वर्टिकल प्लाईवुड का जो यूज कर रहे हैं हम लोग, किसमें करते हैं, कॉलम में करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है फिगर में, कॉलम अगर बना रहे हैं तो वर्टिकल प्लाईवुड का यूज करेंगे। ठीक है, अगर आप स्लैब का कास्टिंग कर रहे हैं, जैसा कि पिछले फिगर में हम आपको दिखाते हैं, स्लैब का कास्टिंग कर रहे हैं, यही है स्लैब का कास्टिंग कर रहे हैं। तो स्लैब का जो कास्टिंग कर रहे हैं, तो ये जो स्लैब के नीचे जो भी आपका फॉर्म वर्क करा रहा था उसको हम लोग क्या कह रहे थे, सेंटरिंग कह रहे थे। लेकिन स्लैब के साइड में वर्टिकल क्या देते हैं, 6 इंच से ज्यादा हम लोग क्या कहते हैं, प्लाईवुड लगाते हैं। 6 इंच से ज्यादा जो है वर्टिकल प्लाईवुड लगाते हैं। किसके चारों साइड, बताइए किसके चारों साइड, स्लैब कास्टिंग के चारों साइड, कह सकते हैं चारों साइड हम लोग क्या लगाते हैं, वर्टिकल प्लाईवुड लगाते हैं। तो उसी वर्टिकल प्लाईवुड को इस केस में क्या बोल देंगे, शटरिंग बोल देंगे। ये है सेंटरिंग। जो भी चीज हमारा, जो भी प्लाईवुड अगर हमारा वर्टिकल हो फॉर्म वर्क में, उस वर्टिकल प्लाईवुड को आप क्या बोलिएगा, शटरिंग बोलिएगा। लेकिन जो ही प्लाईवुड हमारा क्या रहे, बताइए, हॉरिजॉन्टल रहे, जो ही प्लाईवुड अगर हमारा हॉरिजॉन्टल रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटरिंग कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटरिंग कहेंगे। तो ये था आपका शटरिंग और सेंटरिंग। ये था आपका क्या, शटरिंग और सेंटरिंग। तो वही बोला है कि जो वर्टिकल प्लाईवुड है उसका यूज हम लोग करते हैं कॉलम में, जैसा कि आपको दिख रहा है। दूसरा, स्लैब के साइड में, जो भी आप स्लैब को कास्टिंग कर रहे हैं तो स्लैब के साइड में आप क्या लगाते हैं, बताइए क्या लगाते हैं, वर्टिकल प्लाईवुड लगाते हैं। एंड बीम आर कॉल्ड शटरिंग। अगर आप बीम भी बनाते हैं तो बीम में देखे होंगे कि बीम में आपको कितना बताइए, 2 वर्टिकल रहेगा इस तरीके से,
एक हॉरिजॉन्टल रहेगा और ऊपर ओपन रहता ताकि उसमें हम लोग कंक्रीटिंग को फिल कर सके, कंक्रीट को फिल कर सके, तभी तो आप बीम का फॉर्मेशन कर पाइएगा ना। एक तो फॉर्मवर्क आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा और दो फॉर्मवर्क आपका वर्टिकल रहेगा। एक फॉर्मवर्क आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा, दो फॉर्मवर्क आपका वर्टिकल रहेगा और ओपन रहेगा ऊपर से, ताकि आप ऊपर से उसमें क्या कर सकते हैं, कंक्रीटिंग कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए, तो ये था आपका ये हो रहा है आपका शटरिंग हो गया। अब देखिए, फॉर्मवर्क फॉर कॉलम, फुटिंग एंड रिटेनिंग वॉल इज नोन एज शटरिंग। फॉर्मवर्क कॉलम के लिए बोल दीजिए या फुटिंग के लिए बोल दीजिए या रिटेनिंग वॉल बना देते हैं स्ट्रक्चर को, यानी कि मिट्टी को देखे होंगे कि मिट्टी यदि कटाव हो रहा है तो उसको बचाने के लिए आप क्या करते हैं, उसको रिटेन करने के लिए, उस मिट्टी को रिटेन करने के लिए आप रिटेनिंग वॉल बना देते हैं। तो रिटेनिंग वॉल जो बनाते हैं हम लोग, उसमें भी हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर्म वर्क यूज करते हैं, और वो फॉर्म वर्क आपका वर्टिकल रहता है, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, शटरिंग कहते हैं। क्लियर। अब देखिए, अब दूसरा है आपका सेंटरिंग। सेंटरिंग क्या होगा आपका, उसके बारे में बात करते हैं कि सेंटरिंग आपका क्या होता है। जैसा कि आपको सेंटरिंग हमने बताया कि सेंटरिंग होता क्या है आपका, तो सेंटरिंग में जो फॉर्म वर्क यूज करते हैं हम लोग, वो कैसा होगा आपका, हॉरिजॉन्टल टाइप का होगा। ठीक है, किस टाइप का होगा, हॉरिजॉन्टल टाइप का होगा। तो इसमें क्या बोला गया है सेंटरिंग में, फॉर्म वर्क फॉर स्लैब एंड फ्लोर बीम इज नोन एज सेंटरिंग। फॉर्म वर्क जो यूज करते हैं हम लोग स्लैब को कास्ट करने के लिए, स्लैब को कास्ट करने के लिए जो फॉर्म वर्क यूज करते हैं, उसको हम लोग, उस फॉर्म वर्क के पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटरिंग कहेंगे। या हम लोग कह सकते हैं बीम का जो फ्लोर होता है, बीम का जो फ्लोर होता है उसको भी आप क्या बोलिएगा, यहां सेंटरिंग बोलिएगा। देखिए, हमने क्या बोला आपको कि जब आप बीम का कंस्ट्रक्शन करते हैं या बीम को कास्ट करते हैं, तो बीम को कास्ट करने के लिए फॉर्म वर्क बनाते हैं, तो दो वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल प्लाईवुड होगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लाईवुड है, इसी को बीम का फ्लोर कहते हैं। ये नीचे वाला बीम का क्या है, फ्लोर ही तो है। तो बीम के फ्लोर को भी हम लोग क्या कहेंगे, सेंटरिंग कहेंगे। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड टू सपोर्ट द बॉटम ऑफ बीम एंड स्लैब। ये जो हमारा सेंटरिंग है, ये सपोर्ट करता है बॉटम से, नीचे से। किसको सपोर्ट करेगा, एक तो आपका स्लैब को सपोर्ट करेगा, दूसरा आपको किसको सपोर्ट करेगा, बीम को सपोर्ट करेगा, नीचे से सपोर्ट करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इट इज प्रोवाइड टू सपोर्ट द बीम, सपोर्ट द बॉटम ऑफ बीम एंड स्लैब। क्लियर। तो ये था आपका सेंटरिंग। नेक्स्ट जो आपका है स्टैगिंग। अब आइए, स्टैगिंग क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। स्टैगिंग, जैसा कि आपको फिगर से क्या ऑब्जर्व हो रहा है, कई सारे यहां पर क्या लगे हुए हैं, कई सारे यहां पर प्रॉप्स जैक लगे हुए हैं। यही है आपका प्रॉप्स जैक। ये जो स्टील वाला पाइप दिख रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉप्स एंड जैक अरेंजमेंट कहते हैं। इसी को हम लोग प्रॉप्स एंड जैक अरेंजमेंट कहते हैं। तो आइए, इसका क्या यूज है उसको भी जानने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले क्या है, इट इज यूज टू सपोर्ट द फॉर्म वर्क। अब आप क्या कर रहे हैं, स्लैब को कास्ट कर रहे हैं। स्लैब को कास्ट करने के लिए आपने सेंटरिंग किया, यानी कि फॉर्म वर्क लगाया। अब वो फॉर्म वर्क को सपोर्ट करने वाले भी तो कोई होने चाहिए, नीचे से बॉटम से कोई सपोर्ट करने वाले भी तो होने चाहिए। तो उसी मतलब कह सकते हैं सेंटरिंग को सपोर्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, स्टैगिंग का यूज करते हैं। अब स्टैगिंग का जो यूज कर रहे हैं, तो स्टैगिंग में किन किन चीजों का यूज करेंगे, तो स्टैगिंग में जो यूज करते हैं हम लोग प्रॉप्स एंड जैक का यूज करते हैं और वुडन बेलीज का यूज करते हैं। ठीक है, वुडन बेलीज का यूज करते हैं और प्रॉप्स एंड जैक का यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट यहां क्या बोल रहा है, इट इज यूज टू सपोर्ट द फॉर्म वर्क आइदर फॉर सेंटरिंग एंड शटरिंग। यानी कि फॉर्म वर्क को सपोर्ट करता है, किसमें सपोर्ट करेगा, या तो सेंटरिंग में सपोर्ट करेगा और या तो शटरिंग में सपोर्ट करेगा। देखिए, मुख्य रूप से जो सपोर्ट करता है यहाँ सेंटरिंग में सपोर्ट करता है और कई कई जगह शटरिंग में भी सपोर्ट कर देता है। ठीक है, अब कैसे शटरिंग में भी सपोर्ट करता है वो आगे हम जब आपको फिगर दिखाएंगे वहां आपको ऑब्जर्व हो जाएगा। बस धैर्य बनाए रखें और लेक्चर को वॉच करते रहें। देखिए, तीसरा पॉइंट यहां क्या बोल रहा है कि स्टैगिंग ट्रांसफर द लोड ऑफ द सेंटरिंग और शटरिंग टू द ग्राउंड। अब देखिए, सेंटरिंग ये ऊपर में क्या लगा हुआ है, यहां से यहां तक मान लीजिए सेंटरिंग लगा हुआ है।
अब इस सेंटरिंग को सपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, वुडन बेलीज लगा रहे हैं या प्रॉप्स एंड जैक लगा रहे हैं, यानी कि स्टैगिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्टैगिंग कर रहे हैं। तो ये जो इसके ऊपर का लोड है, यानी कि यहां पर आप क्या करेंगे, हम लोग कॉन्क्रीटिंग करेंगे क्योंकि स्लैब बना रहे हैं। तो इसका लोड कौन ट्रांसफर करेगा, यही तो हमारा स्टैगिंग ट्रांसफर करेगा। और कहां ट्रांसफर करेगा, इस स्लैब का लोड जो है ट्रांसफर करेगा ग्राउंड में। इस स्लैब का लोड को कहां ट्रांसफर करेगा, ग्राउंड में ट्रांसफर करेगा। कौन, स्टैगिंग। तो वही लिखा है, स्टैगिंग क्या करता है, ट्रांसफर करता है लोड को, किसके लोड को, सेंटरिंग और शटरिंग के लोड को। अब सेंटरिंग के ऊपर कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो कंक्रीट का पूरा लोड, एक तो लाइव लोड हो जाएगा, एक तो डेड लोड हो जाएगा। अब लाइव लोड क्या होता है, डेड लोड क्या होता है, आगे आपको पता चलेगा। अभी फिलहाल जानिए कि इसके ऊपर जो भी लोड आता है, स्टैगिंग क्या करता है, इस लोड को ट्रांसफर कर देता है। कहां ट्रांसफर कर देता है, ग्राउंड में ट्रांसफर कर देता है। क्लियर। अब देखिए ये बात आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि पार्ट्स आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्म वर्क के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सेंटरिंग, शटरिंग एंड स्टैगिंग। सबसे पहले हमने आपको डिस्कस किया शटरिंग के बारे में, दूसरा जो आपका हुआ सेंटरिंग हुआ, तीसरा आपका क्या हुआ, स्टैगिंग हुआ। अब जो हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं फॉर्म वर्क को। यानी कि हमने मतलब कई सारे टॉपिक्स को जब डील किया था तो उसमें कई सारे टॉपिक्स में ये भी चर्चा किया था, कुछ कुछ फैक्टर के बारे में चर्चा किया था कि कई जगह आपने फैक्टर देखे होंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि कंक्रीट के स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो वाटर सीमेंट रेशियो को अफेक्ट करते हैं। तो उसी तरीके से कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको किसको अफेक्ट करेंगे, फॉर्म वर्क को अफेक्ट करेंगे। अब कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए आइए बात करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं फैक्टर्स के ऊपर। अब देखिए फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे फॉर्म वर्क को, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, आइए उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो तीन जनरली फैक्टर्स होते हैं, जनरली 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं फॉर्म वर्क को। पहला तो हो जाएगा आपका लोड, और दूसरा हो जाएगा आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर का टाइप्स कैसा है। एक तो लोड के ऊपर, यानी कि किस तरह का लोड आ रहा है हमारे फॉर्म वर्क के ऊपर, डेड लोड हो रहा है या लाइव लोड आ रहा है, डेड लोड आ रहा है या लाइव लोड आ रहा है, इसके ऊपर भी निर्भर करेगा, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है। दूसरा टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आपका क्या है, और इकोनॉमी कैसा है, इकोनॉमी कैसा है। ये तीनों फैक्टर्स है जो कि किसको अफेक्ट करते हैं, फॉर्म वर्क को अफेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग लोड की बात करते हैं, लोड की बात करते हैं तो लोड में कैसा लोड हो जाएगा, लाइव लोड ऑफ लेबर, यानी कि लाइव लोड। लाइव लोड का मतलब है जिंदा लोड, यानी कि लोड का मूवमेंट अगर हो रहा है किसी स्ट्रक्चर के ऊपर, उस स्ट्रक्चर के लिए वह मूवमेंट वाला लोड लाइव लोड कहलाएगा। उस स्ट्रक्चर के लिए वह मूवमेंट वाला लोड उसका क्या कहलाएगा, लाइव लोड कहलाएगा। डेड लोड क्या होता है, डेड लोड का मतलब मरा हुआ लोड, स्थिर लोड। स्थिर लोड को हम लोग डेड लोड कहते हैं। जो लोड स्थिर हो, कंटिन्यूअसली उसी जगह पर हर हमेशा लग रहा है इन्फिनाइट टाइम तक। इन्फिनाइट टाइम कहने का मतलब है जितना भी कंक्रीट का ड्यूरेशन हो, कंक्रीट का लाइफ पीरियड जितना भी हो, ठीक है, या स्ट्रक्चर का लाइफ पीरियड जितना भी हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। अब डेड लोड क्या होगा आपका, जो स्थिर लोड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेड लोड कहते हैं। जैसे कि कंक्रीट आपका मान लीजिए ये आपका सेंटरिंग है, ये आपका क्या है, सेंटरिंग है। अब इसमें आप क्या डाले, कंक्रीट डाले, तो कंक्रीट डाले तो कंक्रीट क्या होगा, हार्ड होगा, कोई ना कोई शेप लेगा, स्लैब का शेप लेगा। अब स्लैब का जो वेट होगा, यानी कि इसी वेट को आप क्या बोलिएगा, यहाँ डेड वेट बोलिएगा। और ये वेट किसके ऊपर लग रहा है, पहले सेंटरिंग के ऊपर लग रहा है, यानी कि ये सेंटरिंग किसका पार्ट है, फॉर्म वर्क का पार्ट है। तो इसीलिए हम लोग कह देंगे कि ये जो डेड लोड लग रहा है कंक्रीट का, वो किसके ऊपर लग रहा है, फॉर्म वर्क के ऊपर लग रहा है। क्लियर। अब देखिए हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर ऑफ फ्लूइड कंक्रीट, ठीक है, यानी कि फ्लूइड कंक्रीट का मतलब है जो आपका गीला कंक्रीट था, जो आपका फ्लूइड कंक्रीट था, वेट कंक्रीट था, भींगा हुआ वेट
कंक्रीट एक तरीके से कह सकते हैं, या फ्लूइड कंक्रीट कहिएगा। यहाँ फ्लूइड कंक्रीट में वाटर रहता है, तो जब फ्लूइड कंक्रीट में जब गीला कंक्रीट रहेगा उसमें वाटर भी रहता है, तो वाटर क्या करेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाएगा किसके ऊपर, फॉर्म वर्क के ऊपर। तो ये भी एक तरह का क्या है, लोड ही तो है, ठीक है। इंपैक्ट ड्यू टू पोरिंग ऑफ कंक्रीट, पोरिंग ऑफ कंक्रीट, पोरिंग मतलब भरना, पोरिंग जब कंक्रीट को करते हैं तो इंपैक्ट, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जब मान लीजिए कि स्लैब को कास्ट करते हैं तो कंक्रीट को डायरेक्ट कुछ हाइट से गिराते हैं, कुछ हाइट से गिराते हैं, तो जब हाइट से गिराइएगा तो फॉर्म वर्क के ऊपर क्या डालेगा, इंपैक्ट डालेगा, क्या डालेगा, इंपैक्ट डालेगा, तो उसके वजह से भी हमारा क्या होगा, लोड आएगा फॉर्म वर्क के ऊपर। तो ये आपका लोड था, ये आपका फैक्टर्स है, जो कि पहला फैक्टर्स कौन है, आपका लोड है, जो कि अफेक्ट करता है फॉर्म वर्क, यानी कि लोड भी अफेक्ट करेगा हमारा फॉर्म वर्क को। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किस तरह का है उसके ऊपर भी निर्भर करेगा, बल्कि स्ट्रक्चर है कि स्मॉल स्ट्रक्चर है कि मीडियम स्ट्रक्चर है, इस तरीके से। मतलब अगर मान लीजिए फॉर्म वर्क लगाएं और हैवी कंस्ट्रक्शन कर दिया, हैवी लोड डाल दिया उसका ऊपर, या बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो वो कोलैप्स कर जाएगा ना फॉर्म वर्क, फॉर्म वर्क क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, ये बेंट कर जाएगा। तीसरा इकोनॉमी, इकोनॉमी भी एक फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करता है फॉर्म वर्क को। अगर आपके पास आपका इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही अच्छा है तो आप क्या कीजिएगा बताइए, आप बढ़िया क्वालिटी का वुडन प्लाई का यूज कीजिएगा फॉर्म वर्क में। अगर आपका इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, सस्ता वाला मार्केट से उठा के लाइएगा प्लाईवुड और उसका यूज कीजिएगा फॉर्म वर्क में। तो अगर अच्छा प्लाईवुड का यूज कीजिएगा फॉर्म वर्क में तो आपका क्या रहेगा, उसमें मतलब कह सकते हैं फॉर्म वर्क में कोई भी डिफेक्ट होने का चांसेस नहीं रहेगा, ठीक है। एक तो वाटर रेसिस्टेंस भी रहेगा, दूसरा क्या होगा, आपका जो है आपका फॉर्म वर्क बेंट नहीं करेगा, डिफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, ये कह सकते हैं। अब देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फॉर्म वर्क, फॉर्म वर्क अगर आप लगा रहे हैं तो क्या रिक्वायरमेंट होता है कि आपका फॉर्म वर्क गुड फॉर्म वर्क कहलाएगा, यानी कि गुड फॉर्म वर्क के लिए क्या क्या मतलब चीजें जो है नेसेसरी हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है, इट शुड बी स्ट्रांग होना चाहिए, फॉर्म वर्क जो होना चाहिए स्ट्रांग होना चाहिए। ऑल टाइप ऑफ डेड लोड एंड लाइव लोड को क्या करना चाहिए, बियर कर लेना चाहिए। एक तो स्ट्रांग होना चाहिए और उतना स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो अगर आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो लाइव लोड और डेड लोड दोनों को बियर कर सके, ठीक है, उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए कौन, हमारा फॉर्म वर्क। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, डिफ्लेक्शन शुड बी मिनिमम, यानी कि फॉर्म वर्क पे आप अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो फॉर्म वर्क के ऊपर लोड डालेगा तो लोड क्या करेगा, फॉर्म वर्क को डिफ्लेक्ट करवाने का कोशिश करेगा। लोड मतलब कंक्रीट का लोड डाल रहा है तो कंक्रीट क्या करेगा, लोड लगाएगा इसके ऊपर फॉर्म वर्क के ऊपर, तो फॉर्म वर्क के ऊपर जब लोड लगाएगा तो फॉर्म वर्क क्या होना चाहेगा, डिफ्लेक्ट होना चाहेगा। तो ये जो डिफ्लेक्शन है, अगर अच्छा क्वालिटी का फॉर्म वर्क है तो डिफ्लेक्शन मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, ये है कंडीशन दूसरा। तीसरा कंडीशन क्या है, इट शुड प्रोवाइड अ स्मूथ सरफेस एंड अलाउ इजी स्ट्रिपिंग। देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि गुड फॉर्म वर्क का एक और अच्छा उदाहरण क्या है, कि गुड फॉर्म वर्क हम लोग तभी बोलेंगे जब ये फॉर्म वर्क हमारा कंक्रीट के सरफेस कंक्रीट का जो सरफेस देगा आफ्टर हार्डनेस वो कैसा देना चाहिए, स्मूथ देना चाहिए। यानी कि आप सेंटरिंग किए, मान लीजिए आप क्या किए, सेंटरिंग किए, जब सेंटरिंग को स्ट्रिपिंग करते हैं यानी कि हटाते हैं, फॉर्म वर्क को हटाते हैं तो आपका सरफेस कैसा दिखना चाहिए, स्मूथ दिखना चाहिए, छत का सीलिंग स्मूथ दिखना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो वही चीज बोला, इट शुड बी प्रोवाइड अ स्मूथ सरफेस एंड अलाउ इजी स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग भी आसानी से, यानी कि जो आप कंक्रीटिंग किए हैं तो कंक्रीटिंग में क्या करते हैं, सेंटरिंग लगाते हैं, फॉर्म वर्क लगाते हैं, फॉर्म वर्क उस स्लैब से आसानी से हट जाना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट क्या आपका, फॉर्म वर्क शुड बी लाइट, हल्का होना चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए एंड रेस्ट ऑन फिर्म बेस, और रेस्ट में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हिल डुल रहा हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पांचवा क्या है, ज्वाइंट शुड बी टाइट। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए कि आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं, स्लैब कास्ट कर रहे हैं, तो पूरे छत के लिए एक ही सीट तो नहीं होगा प्लाईवुड का, अलग अलग सीट होगा।
अब अलग अलग सीट को ज्वाइंट करके आप पूरे छत के लिए आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म वर्क कर सकते हैं। अलग अलग प्लाईवुड को आप ज्वाइंट करके पूरे छत के लिए आप क्या कर सकते हैं, बताइए, फॉर्म वर्क रेडी कर सकते हैं। तो प्लाईवुड का जो ज्वाइंट होगा, या बोल सकते हैं फॉर्म वर्क का जो ज्वाइंट होगा, वो कैसा होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, स्टीप होना चाहिए, एंड लेटरल डिफॉर्मेशन एंड लीकेज क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। पहला तो बोला कि जो आपका ज्वाइंट है वो टाइट होना चाहिए और स्टीप होना चाहिए। अब अगर आपका टाइट और स्टीप होगा तो उसके वजह से लेटरल डिफॉर्मेशन एंड लीकेज आपका क्या होगा, मिनिमम होगा, कम होगा। अब आप बताइए, दो ज्वाइंट को अगर आप टाइट कीजिएगा तो दोनों ज्वाइंट के बीच से क्या हमारा कंक्रीट लीकेज होगा, कंक्रीट का वाटर लीकेज होगा, नहीं होगा। इसीलिए ऐसा बोला गया है। और कोई डिफॉर्मेशन, कोई भी चीज को टाइटली रूप से आप अगर बांधते हैं, ठीक है, बांधना ही एक तरीके से कहते हैं, फॉर्म वर्क को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं तो बांध रहे हैं। तो अगर आप किसी चीज को टाइट बांधते हैं तो क्या उसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा होने का चांस रहता है, नहीं रहता। इसीलिए बोले कि अगर आप टाइट और स्ट्रिप कीजिएगा, फॉर्म वर्क को टाइट बांधिएगा ज्वाइंट को, तो आपका क्या होगा, बताइए, एक तो लेटरल डिफॉर्मेशन मिनिमम हो जाएगा, दूसरा लीकेज भी मिनिमम हो जाएगा। ये बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। छठा आपका क्या है, छठा है आपका स्वेलिंग क्या होना चाहिए, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज शुड बी मिनिमम होना चाहिए। यानी कि फॉर्म वर्क में जो फॉर्म वर्क लगा रहे हैं तो उसके ऊपर कंक्रीटिंग कर रहे हैं, कंक्रीट में पानी है, जब पानी है तो वो फॉर्म वर्क वुड का रहता है, तो उसको क्या करेगा, स्वेलिंग करवाना चाहेगा, उसको क्या करवाना चाहेगा, स्वेलिंग करवाना चाहेगा। अगर अच्छा क्वालिटी का, अगर अच्छा क्वालिटी का आपके पास फॉर्म वर्क रहेगा तो स्वेलिंग कम होगा, श्रिंकेज भी कम होगा। क्योंकि आप पढ़िएगा किसमें, जब हम आपको टिम्बर पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, टिम्बर पढ़ाएंगे, तो वहां हम दिखाएंगे, आपको फिगर दिखाएंगे कि कैसे आपका जो है वुड में, कैसे जो आपका टिम्बर में क्या होता है, स्वेलिंग होता है, कैसे आपका टिम्बर में स्वेलिंग होता है, एंड कैसे आपका टिम्बर में क्या होगा, श्रिंकेज होगा, क्या होगा, श्रिंकेज होगा, वो भी हम आपको वहां दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट शुड बी टाइट होना चाहिए, ये तो हम बता दिए। छठा पॉइंट है स्वेलिंग एंड श्रिंकेज आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। सातवां पॉइंट आपका क्या है, द मटेरियल शुड बी चीप एंड रीयूजेबल होना चाहिए। यानी कि मटेरियल सस्ता होना चाहिए, खूब महंगा रहेगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपका बजट से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो सस्ता भी होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है, और रीयूजेबल होना चाहिए। यानी कि एक बार अगर आप फॉर्म वर्क किए हैं उस मटेरियल से, तो पुनः उस मटेरियल से, यानी कि पुनः उस प्लाईवुड या फॉर्म वर्क के मटेरियल से आप दूसरा भी कंस्ट्रक्शन कर सके, तीसरा भी कंस्ट्रक्शन कर सके, चौथा भी कंस्ट्रक्शन कर सके। ये इसी को कहते हैं रीयूजेबल होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 10 कंस्ट्रक्शन 20 कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लिमिट होता है, किसी का लाइफ होता है, अपने पूरे लाइफ तक वो सर्विस देता रहे, ठीक है, ऐसा हम कह रहे हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका रिक्वायरमेंट ऑफ वुड फॉर्म वर्क। अब जो हम लोग बात करेंगे कि फॉर्म वर्क में कौन कौन से मटेरियल्स का यूज किया जाता है, फॉर्म वर्क में कौन कौन से मटेरियल का यूज किया जाता है। तो पहला जो मटेरियल आपका होने वाला है वो है आपका वुड मटेरियल, वुडन मटेरियल। दूसरा जो आपका होने वाला है वो है आपका स्टील। तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ वुड एंड स्टील। चौथा बेटेन एंड प्लाईवुड, बेटेन एंड प्लाईवुड। यहां देखिए फर्स्ट फिगर में केवल आपको वुड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वुड दिख रहा है। तो ये वुडन फॉर्म वर्क है। किस तरह का फॉर्म वर्क है, वुडन फॉर्म वर्क है। यहां पर आपको केवल स्टील दिख रहा है, स्टील फॉर्म वर्क है। ये कैसा है, स्टील फॉर्म वर्क है। कई जगह आपको क्या ऑब्जर्व होगा, आपने स्टील फॉर्म वर्क का तो यूज किया है, लेकिन उसके साथ आप मिक्स क्या कर दिए, वुडन फॉर्म वर्क का भी मिक्स कर दिए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वुडन एंड स्टील फॉर्म वर्क। नेक्स्ट क्या आपका बेटेन एंड प्लाईवुड। अब बेटेन एंड प्लाईवुड क्या है आपका, ये देखिए रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, प्लाईवुड है, प्लाईबोर्ड जिसको आप कहते हैं, ये आपका क्या है, प्लाईवुड है, ठीक है।
अब ये प्लाईवुड है, इसमें आप ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं, लगा देते हैं इसको सपोर्ट करने के लिए। तो ये सब क्या है, बेटेन है। ये सब क्या है, बेटेन है। बेटेन और प्लाईवुड का भी यूज करते हैं हम लोग किसमें, फॉर्म वर्क में। यानी कि ये भी आपका क्या है, फॉर्म वर्क का मटेरियल है। क्या आपका, फॉर्म वर्क का मटेरियल है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताइए, अब कुछ कंपोनेंट हैं, कुछ कंपोनेंट है फॉर्म वर्क के। अब देखिए, एक तरीके से अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो इसमें अगर आप कंक्रीटिंग कीजिएगा तो ये रिटेनिंग वॉल का स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, रिटेनिंग वॉल का स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आप रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म वर्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जो भी हम लोग फॉर्म वर्क यहाँ यूज करेंगे उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए, यहां पर सबसे पहले कंपोनेंट में जो हम लोग बात करेंगे वो होगा आपका सीटिंग। वो आपका क्या होगा, सीटिंग होगा। अब सीटिंग क्या होता है, सीटिंग क्या होता है, यानी कि अगर आप क्या कर रहे हैं, रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं तो दोनों साइड आपको क्या करना पड़ेगा, सीट देना पड़ेगा। वर्टिकल आपको क्या देना पड़ेगा, प्लाईवुड देना पड़ेगा। यही देखिए आपका वर्टिकल प्लाईवुड है। यहां से देखिए, एक तो आपका इधर हो गया, एक तो आपका पीछे साइड में हो। क्लियर। और इसी में हम लोग क्या करते हैं बताइए, इसी गैप में हम लोग क्या करेंगे, कंक्रीट को फिल करेंगे। क्या करेंगे, कंक्रीट को फिल करेंगे। तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, वॉल का स्ट्रक्चर बनेगा, रिटेन वॉल का स्ट्रक्चर। तो ये जो दोनों साइड हम लोग वुडन का, प्लाईवुड का जो हम लोग क्या लगा रहे हैं बताइए, प्लाईवुड लगा रहे हैं, प्लाईवुड ही बोलेंगे। यही प्लाईवुड हमारा क्या कहलाएगा, सीटिंग कहलाएगा। सीट बोलते हैं ना, प्लाईवुड का सीट लाओ। आप देखिएगा जब कंस्ट्रक्शन साइट पर आप वर्क कीजिएगा तो आपको बोला जाएगा प्लाईवुड का सीट लाओ। तो प्लाईवुड का सीट आपका क्या है, यही है आपका प्लाईवुड का सीट। जो आपका देखे होंगे अलग अलग साइज का प्लाईवुड का सीट आता है, अलग अलग साइज का प्लाईवुड का क्या आता है, सीट आता है। तो यही आपका सीटिंग है। तो इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। इट इज द बैटन ऑफ टिम्बर, इट इज द बैटन ऑफ टिम्बर हैविंग अ थिकनेस ऑफ 25 से 40 mm। इसका थिकनेस कितना होगा, 25 से 40 mm थिकनेस होगा। इट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ कंक्रीट। और अगर आप इसमें कंक्रीट को डाल रहे हैं तो ये किसके कांटेक्ट में आएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा। किसके, कंक्रीट के। यानी कि कंक्रीट से सटा हुआ ही तो रहता है, चिपका हुआ ही तो रहता है। कौन, हमारा सीटिंग। ठीक है, इसी को सीटिंग को आप क्या बोल सकते थे, शटरिंग बोल सकते थे। इसी सीटिंग को आप क्या बोल सकते थे, शटरिंग बोल सकते थे। दूसरा आपका क्या है, स्टड है। अब स्टड क्या होता है, आइए फिगर में खोजिए स्टड क्या होता है। अब देखिए, इस शटरिंग को, इस शटरिंग को अच्छे से एक जगह अस्थिर रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए, अस्थिर नहीं स्थिर रखने के लिए आप क्या लगाते हैं, इसमें वर्टिकल कॉलम प्रोवाइड करते हैं। वर्टिकल पीछे साइड में भी है, ये वर्टिकल कॉलम है आपका, वर्टिकल कॉलम प्रोवाइड करते हैं। यानी कि लकड़ी का ही है, वुडन का ही है वर्टिकल कॉलम। इसको आप क्या बोलिएगा, स्टड बोलिएगा। इसको आप क्या बोलिएगा, स्टड बोलिएगा। तो क्या लिखा हुआ है, A stud is the vertical component placed at appropriate interval behind the sitting। सिटिंग के बिहाइंड हम लोग क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट इंटरवल। अप्रोप्रिएट इंटरवल कहने का मतलब है खास दूरी पर। एक तरीके से अगर आप यहाँ प्रोवाइड किए हैं तो मान लीजिए 4 मीटर पे, दूसरा हम 1 मीटर पे, 4 मीटर नहीं, मान लीजिए ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, बस हम समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। 1 मीटर पे दूसरा प्रोवाइड किया है, फिर से 1 मीटर पे प्रोवाइड करेंगे, फिर से 1 मीटर पे प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से हम लोग प्रोवाइड करेंगे। पीछे साइड में भी वही करना है, जिस जगह यहाँ दिए हैं उसके जस्ट पीछे उसी जगह पर देना है, फिर 1 मीटर दूरी पर दूसरा देना है, फिर 1 मीटर दूरी पर तीसरा देना है। इस तरीके से बोल रहा है अप्रोप्रिएट इंटरवल। कोई एक अप्रोप्रिएट इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं, सीटिंग के बिहाइंड में प्रोवाइड करते हैं। किसको, स्टड को। क्लियर। चलिए दूसरा पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है, इट इज यूज टू कीप, इट इज यूज टू कीप द सीटिंग इन पोजिशन। हमने बोला सीटिंग को एक पोजीशन पर अस्थिर रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टड का इस्तेमाल करते हैं। एंड प्रिवेंट आउटवर्ड डिफ्लेक्शन। अब आप बताइए ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा आउटवर्ड डिफ्लेक्शन को भी। यानी कि इसमें अगर हम लोग कंक्रीट डालें तो कंक्रीट क्या करेगा,
वाल के ऊपर यानी कि इस सीटिंग के ऊपर प्रेशर लगाएगा दोनों साइड। जब प्रेशर लगाएगा तो ये क्या करना चाहेगा, सीटिंग हमारा डिफ्लेक्ट करना चाहेगा। तो इसी डिफ्लेक्शन को रोकने का काम कौन करता है, हमारा स्टड करता है। क्या करता है, एक पोजीशन में रखने का काम करेगा सीटिंग को, और सीटिंग को आउटवर्ड डिफ्लेक्शन से बचाने का भी काम करता है कौन, हमारा स्टड। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा कंपोनेंट हमारा हो जाएगा वाले। तीसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वाले हो जाएगा। अब देखिए वाले यहां है, वाले इस, अब देखिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जिस तरीके से आप वर्टिकल कंपोनेंट को प्रोवाइड कर रहे थे सीटिंग के बिहाइंड, ठीक है, उसी तरीके से आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को भी प्लेस करना है सीटिंग के बिहाइंड। और ये किसके ट्रांसवर्स होंगे, ये स्टड के ट्रांसवर्स होंगे। स्टड अगर इस तरीके से लगा है तो आप क्या लगाइएगा, वाले को इस तरीके से लगाइएगा, हॉरिजॉन्टल लगाइएगा। द कंपोनेंट प्लेस्ड इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ द स्टड, स्टड है ऐसे तो इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आप क्या लगा रहे हैं, वाले को प्रोवाइड कर रहे हैं या वाले लगा रहे हैं। स्टड टू कीप देम इन देयर प्रॉपर पोजीशन इज कॉल्ड वाले। और स्टड को भी क्या करता है, ये प्रॉपर पोजीशन में बनाए रखने का काम करता है। जैसे आपका सीटिंग को कौन पोजीशन में रखता था, स्टड रखता था, अब स्टड को कौन पोजीशन में रखेगा, वाले पोजीशन में रखेगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब चौथा जो कंपोनेंट होने वाला है आपका, वो है आपका टाई। अब टाई क्या होता है, टाई क्या होता है उसके बारे में जानिए। टाई देखिए, अब आप क्या कर रहे हैं, ये आपका एक स्टड है, ये आपका एक दूसरा स्टड है, ठीक है, और ये आपका एक सीटिंग है, ये आपका एक दूसरा सीटिंग। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पूरा अपने पोजीशन को मेंटेन ना कर सके, इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों स्टड में हम लोग एक क्या लगा देते हैं, टाई लगा देते हैं, लेकिन टाई कर देते हैं दोनों स्टड को। एक वुडन से आप क्या करते हैं, टाई कर देते हैं। देखिएगा आप, जनरली ऐसा बीम में किया जाता है, जनरली ऐसा बीम में किया जाता है। जैसे कि बहुत लंबा बीम बना रहे हैं आप, तो हो सकता है कि डिफ्लेक्ट कर जाए, हो सकता है कि डिफ्लेक्ट कर जाए। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि स्टड रोक नहीं पाएगा उसके डिफ्लेक्शन को, ठीक है। तो उसको भी मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वुडन का, इसी के तरह स्टड के तरह ही एक वुडन का पीस लेते हैं और उसको क्या करता है, स्टड के साथ टाई कर देते हैं। स्टड के साथ क्या करते हैं, टाई करते हैं, टाई कर देते हैं, उसी को हम लोग टाई कर रहे हैं। जैसा कि आपको फिगर में भी दिख रहा है, फिगर देखिए स्पष्ट दिखा देते हैं आपको। ये है आपका टाई, ये देखिए किसके साथ अटैच है, ये स्टड के साथ अटैच, यही आपका टाई है। यहाँ भी टाई है, यहाँ भी टाई है, यहाँ भी टाई है। क्लियर। अब देखिए, अब इसके डेफिनेशन पे आइए, इसके मतलब कुछ पॉइंट्स को भी चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या पॉइंट्स आपका, टाई इज यूज टू मेंटेन द यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ कंक्रीट। अब आप बताइए, इसको रोकेगा डिफ्लेक्ट करने से, जब रोकेगा डिफ्लेक्ट करने से तो इसमें जो कंक्रीट का हमें थिकनेस मिलेगा, पूरे जगह यूनिफॉर्म थिकनेस मिलेगा। अगर कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म थिकनेस का कंक्रीटिंग हुआ है। क्लियर। अब देखिए, टाई इज यूज टू मेंटेन द यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ कंक्रीट कंपोनेंट एंड टू कीप द सीटिंग स्टड एंड वॉलेज इन देयर फिक्स्ड पोजीशन। अब क्या करता है ये टाई, स्टड हो गया, सीट हो गया, सीटिंग हो गया और वॉलेज हो गया, इन तीनों को एक फिक्स्ड पोजीशन में रखने का काम करता है कौन, हमारा टाई। नेक्स्ट आपका क्या है, पांचवा कंपोनेंट क्या है, क्लैंप है। क्लैंप क्या करता है, मेटल क्लैंप आर यूज टू फास्टेन द टाई। अब देखिए, मेटल क्लैंप का यूज किस चीज में करते हैं कि ये जो टाई लगाते हैं, टाई, इसको फास्टेन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मेटल क्लैंप का यूज कर सकते हैं या क्लैंप का यूज करते हैं टाइट करने के लिए, यानी कि टाई को टाइट करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, क्लैंप का यूज करेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट आपका प्रोप्स। प्रोप्स आपका क्या है, उसको भी हम लोग बात कर लेते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए प्रोप्स क्या होता है, प्रोप्स आर यूज टू सपोर्ट द फॉर्म वर्क एट द डिजायर्ड हाइट एंड ट्रांसफर द कॉन्क्रीट लोड टू द ग्राउंड। ठीक है, ट्रांसफर द कॉन्क्रीट लोड इनटू ग्राउंड। प्रोप्स तो हम आपको दिखाए थे
क्या होता है प्रोप्स? आइए हम प्रोप्स का फिगर भी आपको दिखा देते हैं, फिगर भी आपको दिखा देते हैं प्रोप्स का कैसा फिगर। वेट कीजिएगा थोड़ा सा। प्रोप्स हो, देखिए यही तो है प्रोप्स। बोले थे ना स्टील पाइप बोल सकते हैं। एक वुडन बेलीज भी बताए थे आपको, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यही है बांस वाला, बांस जो हम बोल रहे थे, वर्टिकल बांस। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते थे? स्टैगिंग में करते थे, स्टैगिंग में करते थे। तो वही बोला है प्रोप्स। प्रोप्स आर यूज टू सपोर्ट द फॉर्म वर्क एट द डिजायर्ड हाइट एंड ट्रांसफर द कॉन्क्रीट लोड टू द ग्राउंड। क्लियर है? अब देखिए रैकिंग शोर क्या होता है। रैकिंग शोर क्या होता है? इट इज इंक्लाइंड मेंबर। ये कैसा मेंबर है रैकिंग शोर? इंक्लाइंड मेंबर है। यही आपका रैकिंग शोर, यहां देखिए लगा हुआ है, यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है? रैकिंग शोर लगा हुआ है, ये इंक्लाइंड है। इट इज इंक्लाइंड मेंबर दैट प्रोवाइड लेटरल सपोर्ट टू एन अनसेफ स्ट्रक्चर। अगर आपको लगता है कि आपने क्या किया, स्टड लगाया, आपने क्या किया, वैलीज लगाया, टाइल लगाया, फिर भी अगर आप इसको रोक नहीं पा रहे हैं, इसके डिफ्लेक्शन को रोक नहीं पा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए उसको रोकने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? शोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा? रैकिंग शोर लगाना पड़ेगा, ताकि क्या करे ये लेटरल, इसको लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। किसको? इस स्ट्रक्चर को, इस फॉर्मवर्क वाले स्ट्रक्चर को ये शोर, रैकिंग शोर क्या कर सके? लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। ठीक है, इसीलिए हम लोग रैकिंग शोर का इस्तेमाल करते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं रैकिंग शोर। इट इज एन इंक्लाइंड मेंबर। ये इंक्लाइंड मेंबर होता है जो कि क्या प्रोवाइड करता है? लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है अनसेफ स्ट्रक्चर को। अगर कोई अनसेफ स्ट्रक्चर बना रहा है, हैवी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, हैवी स्ट्रक्चर बना रहा है, तो आपको इधर से एक लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसी लेटरल सपोर्ट में जो भी हम लोग वुडन का यूज करते हैं, जो भी वुडन बैलीज भी बोल सकते हैं, बहुत जगह वुडन बैलीज भी यूज किया जाता है। ठीक है, या स्टील प्रॉप्स यूज किया जाता है। ठीक है, स्टील प्रॉप्स भी बहुत जगह यूज कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, हमारा जो स्टील प्रॉप्स होता है या वुडन बैलीज होता है, उसी को हम लोग रैकिंग शोर कहते हैं। ठीक है, इंक्लाइंड मेंबर होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो ये सातवां था आपका, ये सातवां आपका क्या था? कंपोनेंट था। इसी तरीके से आपका टोटल जो है फॉर्मवर्क का जो मेन कंपोनेंट थे वो आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका टाइप्स ऑफ फॉर्मवर्क। वो तो हमने बताया कि किस किस तरीके के फॉर्मवर्क का इस्तेमाल करते हैं। टिम्बर फॉर्मवर्क हो जाएगा, जिसको आप वुडन फॉर्मवर्क बोलिएगा, स्टील फॉर्मवर्क हो जाएगा, आपका प्लाईवुड फॉर्मवर्क हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में हम आपको फिगर तो दिखा चुके हैं, बस इसका कुछ कुछ पॉइंट्स हम आपको डील कर देते हैं, डिस्कस कर देते हैं, ताकि समझने में आसानी हो जाए। देखिए, इट इज द मोस्ट कॉमन एंड ओल्डेस्ट टाइप ऑफ फॉर्मवर्क। पहले तो स्टील वाला फॉर्मवर्क चलता नहीं था मार्केट में, तो मुख्य रूप से आप किसका इस्तेमाल करते थे? टिम्बर, ये क्या कहते हैं, वुडन वाला भी नहीं चलता था। वुडन प्लाईवुड का जो है पहले इस्तेमाल नहीं होता था फॉर्मवर्क में। पहले जो इस्तेमाल होता था फॉर्मवर्क में, वो मुख्य रूप से जो इस्तेमाल होता था टिम्बर वाला होता था। लकड़ी का तख्ता जिसको कहते हैं, लकड़ी का पीस, ठीक है, लकड़ी का सीट जिसको बोलिएगा, ठीक है, उसका इस्तेमाल होता था। उसी फॉर्मवर्क को तो टिम्बर फॉर्मवर्क बोला गया है। देखिए यहाँ टिम्बर का ही बनाया गया है। इट इज द मोस्ट कॉमन अभी भी यूज होता है, इसीलिए लिखा है मोस्ट कॉमन होता है। अब छोटा छोटा प्लाईवुड तो आपको कटिंग नहीं, आप मान लीजिए कि कहीं छोटे छोटे जगह पे आपको छोटा सा, मान लीजिए इतना हाइट का लग रहा है, आपको इतना हाइट का फॉर्मवर्क लग रहा है, क्या आप कीजिएगा? प्लाईवुड को कट कीजिएगा। प्लाईवुड को कट कीजिएगा तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हम लोग छोटे छोटे टिम्बर फॉर्मवर्क का यूज करते हैं, छोटे छोटे टिम्बर फॉर्मवर्क का यूज करते हैं। देखिए इसीलिए लिखा है अभी भी यूज होता है, इसीलिए मोस्ट कॉमन बोला गया है एंड ओल्डेस्ट टाइप ऑफ फॉर्मवर्क, पुराना टाइप का फॉर्मवर्क है ये।
क्लियर। दूसरा क्या बोला है, इट इज लो कॉस्ट एंड इजिली वर्केबल। ठीक है, इसका कॉस्ट क्या लगता है बताइए, इसमें कॉस्ट क्या लगेगा आपका, लो कॉस्ट लगेगा और इजिली वर्केबल होगा। इट कैन बी कट एंड ज्वाइंट इनटू एनी शेप एंड साइज, इसको काट सकते हैं और जोड़ सकते हैं किसी भी शेप में, इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, जोड़ सकते हैं किसी भी शेप में। ये भी बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। टिम्बर शटरिंग रिक्वायर्स लाइट वेट, टिम्बर शटरिंग जो है रिक्वायर्स होना चाहिए लाइट वेट एंड वेल सीजनड एंड इजिली वर्केबल टिम्बर फ्री फ्रॉम टर्मिट अटैक। कहने का मतलब है कि टिम्बर शटरिंग का जो रिक्वायरमेंट होना चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड होगा उसका, एक तो पहली बात कि टिम्बर का जो यूज़ करेंगे हम लोग फॉर्म वर्क में वो लाइट वेट का होना चाहिए, पहला बात, यानी कि हल्का होना चाहिए टिम्बर, जो भी आप टिम्बर का मतलब कह सकते हैं लकड़ी का सिटिंग या टिम्बर का सिटिंग यूज़ कीजिएगा, वो हल्का होना चाहिए, लाइट वेट का होना, वेल सीजनड होना चाहिए, वेल सीजनड सीजनिंग यानी कि अच्छे तरीके से सीजनिंग किया हुआ रहना चाहिए। अब सीजनिंग क्या होता है टिम्बर में हम अच्छे से डिस्कस करें, अभी के लिए ध्यान रखना है आपको, वेल सीजनड होना चाहिए। तीसरा, इजिली वर्केबल होना चाहिए और फ्री फ्रॉम टर्मिट अटैक होना चाहिए, यानी कि घून जो लगना बोलते हैं, लकड़ी में बोलते हैं कि घून लग गया, लकड़ी को कीड़ा मकोड़ा उसमें होल कर दिया, ठीक है, लकड़ी को बर्बाद कर दिया, ऐसा बोलते हैं ना। तो लकड़ी में जो कीड़ा मकोड़ा रहता है लगा हुआ, उससे फ्री रहना चाहिए, कोई भी टर्मिक अटैक नहीं हुआ रहना चाहिए। कौन, हमारा वुडन टिम्बर या टिम्बर फॉर्म वर्क कह सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टील फॉर्म वर्क है आपका, स्टील फॉर्म वर्क क्या कहता है आपका कि स्टील फॉर्म वर्क में जो हम लोग सीट यूज करेंगे, स्टील का सीट यूज करेंगे, स्टील का सीट यूज करेंगे। स्टील फॉर्म वर्क इज मोर पॉपुलर ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड रिपीटेटिव यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड। स्टील फॉर्म वर्क का जो हम लोग यूज करते हैं मोस्ट पॉपुलर है। क्यों मोस्ट पॉपुलर है, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और इसका जो इस्तेमाल है कई बार मल्टीपल्स टाइम हम लोग कर सकते हैं, मल्टीपल्स टाइम हम लोग कर सकते हैं, यानी कि एक कंस्ट्रक्शन यहाँ किए इसी मटेरियल का यूज, इसी स्टील फॉर्म वर्क का यूज हम लोग दूसरे कंस्ट्रक्शन में भी कर सकते हैं, इसी स्टील मटेरियल का यूज तीसरे कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। क्या ड्रॉबैक है, अगर आपको छोटा छोटा कहीं कट छट वाला रहेगा तो आप काट छांट नहीं कर सकते। इसका एक साइज फिक्स्ड साइज आता है, इसका साइज क्या आएगा, फिक्स्ड साइज आएगा। इट प्रोवाइड अ स्मूथ सरफेस फिनिशिंग टू कंक्रीट, और इसमें जो कंक्रीट का सरफेस का जो फिनिशिंग होगा काफी स्मूथ होगा एज कंपेयर टू वुडन टिम्बर या टिम्बर फॉर्म वर्क, एज कंपेयर टू वुडन फॉर्म वर्क या टिम्बर फॉर्म वर्क कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इट कैन बी यूज्ड फॉर सर्कुलर कर्व्ड स्ट्रक्चर सच एज टैंक्स, कॉलम, सीवर्स एंड टनल्स। इट कैन बी यूज्ड फॉर सर्कुलर और कर्व्ड स्ट्रक्चर, इसका इस्तेमाल जो किया जाता है सर्कुलर और कर्व्ड स्ट्रक्चर में जनरली किया जाता है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि आप वुडन टिम्बर से सर्कुलर स्ट्रक्चर का फॉर्म वर्क नहीं बना सकते हैं। वुडन टिम्बर से डिफिकल्टी महसूस होगा अगर आप सर्कुलर मोल्ड बनाना चाहिएगा या सर्कुलर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए फॉर्म वर्क बनाना चाहिए, ठीक है, काफ़ी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। और आप क्या कर सकते हैं, प्लाईवुड से भी आप सर्कुलर और कर्व्ड स्ट्रक्चर के लिए मोल्ड प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, स्टील फॉर्म वर्क का यूज करना पड़ेगा। इसीलिए लिखा हुआ है इट कैन बी यूज्ड फॉर सर्कुलर एंड कर्व्ड स्ट्रक्चर सच एज टैंक्स, कॉलम्स, सीवर्स एंड टनल्स। इसमें आप क्या कर सकते हैं, स्टील फॉर्म वर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो होगा आपका प्लाईवुड फॉर्म वर्क होगा, इसमें आप क्या यूज करते हैं,
प्लाईवुड और बेटेन का इस्तेमाल करते हैं, प्लाईवुड और बेटेन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यही आपका रेड वाला प्लाईवुड है और ये सब क्या है आपका बेटेन है। क्लियर। अब देखिए प्लाईवुड फॉर्मवर्क, इट इज स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड इजी टू हैंडल। एक तो आपका स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है और इजिली आप क्या कर सकते हैं हैंडल कर सकते हैं। इट्स लाइफ इज शॉर्टर एज कंपेयर टू अदर फॉर्मवर्क मटेरियल। इसका लाइफ क्या होगा शॉर्टर होगा, कम ड्यूरेशन का लाइफ होता है। ठीक है, का लाइफ ड्यूरेशन क्या होगा काफी कम होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है किसके कंक्रीट, क्या कंक्रीट में वाटर रहता है और वो वाटर क्या करेगा इसको डैमेज करने का काम करेगा, किसको प्लाईवुड को। यानी कि स्वेलिंग देखने को मिलेगा, श्रिंकेज देखने को मिलेगा, इन तरीके के इफेक्ट इसमें यानी कि डिफेक्ट इसमें ऑब्जर्व होते हैं प्लाईवुड में। इसीलिए लिखा हुआ है इसका लाइफ जो है शॉर्टर होता है अदर फॉर्मवर्क मटेरियल से। यानी कि जो आप वुडन फॉर्मवर्क है उससे भी इसका लाइफ क्या होगा कम होगा, स्टील जो फॉर्मवर्क है उससे भी लाइफ इस प्लाईवुड का क्या होगा कम होगा। बताइए आगे बढ़े। अब देखिए स्ट्रिपिंग टाइम के बारे में बात करते हैं। आपने क्या किया कंक्रीटिंग किया, किसके वजह से किसकी मदद से कंक्रीटिंग किया आपने, आपने जो कंक्रीटिंग किया किसकी मदद से किया फॉर्मवर्क की मदद से। अब जब आपका कंक्रीट, पहले तो आपका कंक्रीट वेट था, वेट कंक्रीट था, तो वेट कंक्रीट को आपने स्ट्रक्चर बनाने के लिए किस में डाला मोल्ड में डाला। ये मोल्ड जो बना हुआ था किसका बना हुआ था फॉर्मवर्क का बना हुआ। ये मोल्ड किसका बना हुआ था फॉर्मवर्क का बना हुआ था। कुछ दिन बाद क्या होगा ये वेट कंक्रीट क्या होगा अपना स्ट्रेंथ को गेन करेगा। यानी कि फर्स्ट डे से ही आपका जैसे ही कंक्रीट डालें उस समय से ये कंक्रीट अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि 28 डेज में ये क्या करता अपना बताइए FCK जिसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, उसको क्या करता है 28 दिन में अचीव कर लेता है। ठीक है, तो ठीक है कि 28 दिन में अचीव करेगा, लेकिन उससे भी पहले हम लोग क्या करते हैं बताइए ये जो हम लोग फॉर्म वर्क का इस्तेमाल किए थे कंक्रीटिंग करने के लिए उसको क्या करेंगे हटाएंगे, उससे तो क्या करेंगे हटाएंगे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्ट्रिपिंग कहते हैं। और हटाने का जो टाइम रहेगा, हटाने का जो टाइम रहेगा यानी कि आप देखे होंगे कि बोलते हैं कि स्लैब कास्ट किए हैं तो उसमें जो फॉर्म वर्क लगाए हैं उसको कितने दिन में खोलना है, बहुत लोग बोलता है कि नहीं 15 डेज में खोल दो। ठीक है, ये जो 15 डेज में स्ट्रिपिंग करने बोल रहा है तो उसी टाइम को आप क्या बोलिएगा स्ट्रिपिंग टाइम बोलिएगा। जितने दिन में आप फॉर्म वर्क को कंक्रीट सरफेस से रिप्लेस करते हो, कंक्रीट सरफेस से हटाते हैं, ठीक है कंक्रीट सरफेस से क्या करते हैं हटाते हैं, उसी टाइम को आप क्या बोलिएगा स्ट्रिपिंग टाइम बोलिएगा। देखिए क्या बोला है फॉर्म वर्क शैल नॉट बी स्ट्रक। फॉर्म वर्क को हम लोग तब तक नहीं हटाते हैं कंक्रीट से जब तक कि कंक्रीट अपना क्या बताइए अपना स्ट्रेंथ गेन ना कर ले, या कह सकते हैं एटलीस्ट ट्वाइस द स्ट्रेस टू विच कंक्रीट में बी सब्जेक्टेड एट द टाइम ऑफ स्ट्रेकिंग। यानी कि दोगुना स्ट्रेस मतलब अचीव ना कर ले, ऐसा कह सकते हैं दोगुना स्ट्रेस तक रीच ना कर जाए। क्लियर, बताइए यही स्ट्रिपिंग टाइम है। अभी क्या क्या स्ट्रिपिंग टाइम, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो आपका है एक टेबल है कि अलग अलग स्ट्रक्चर का स्ट्रिपिंग टाइम क्या होता है अलग अलग होता है। अलग अलग स्ट्रक्चर का स्ट्रिपिंग टाइम अलग अलग होता है। जैसे कि स्ट्रक्चरल मेंबर है आपका, जैसे कि स्ट्रक्चरल मेंबर में कॉलम हो गया, वॉल हो गया और बीम साइड हो गया। अगर कॉलम बना रहे हैं, वॉल बना रहे हैं, बीम साइड बना रहे हैं तो स्ट्रिपिंग टाइम क्या होगा 16 से 24 आवर हो। देखे होंगे आप कॉलम कास्ट करते हैं एक दिन में ही हटा लेते हैं, 24 घंटा में ही उसको हटा देते हैं। ऐसा आप देखे होंगे 24 घंटा में ही आप क्या करते हैं वहां से हटा देते हैं किसको फॉर्म वर्क को। तो ये था आपका कॉलम, वॉल और
बीम वगैरह बना रहे हैं तो 24 घंटा में 16 से 24 आवर में उसको हटा देंगे। तो ये जो 16 से 24 आवर हुआ, ये इसका स्ट्रिपिंग टाइम है, ये इसका स्ट्रिपिंग टाइम। स्लैब सॉफिट प्रॉप्स रिमेन 3 डेज, 3 दिन में। बीम सॉफिट प्रॉप्स रिमेन 7 डेज, 7 डेज इसका स्ट्रिपिंग टाइम है। स्लैब प्रॉप्स, अगर स्लैब का स्पान जो है 4.5 मीटर से कम होगा तो 7 दिन तक रखेंगे। स्लैब की बात कर रहे हैं अब हम लोग, इसकी बात कर रहे हैं, स्लैब की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर स्लैब प्रॉप्स का स्पान जो है 4.5 मीटर से ज्यादा होगा, 14 दिन तक हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म वर्क को लगा हुआ रहने देंगे। यानी कि स्ट्रिपिंग टाइम, हटाने का टाइम कितना होगा, 14 डेज होगा। अगर बीम या आर्च प्रॉप्स, इसीलिए बोलते हैं ना कि जब छत ढालते हैं तो देखते हैं, बोलता है कि 15 डेज में खोलना, एक दिन एक्स्ट्रा लेके चल रहा है, ठीक है। मिस्त्री जी लोग बोलते हैं, बहुत जगह देखे होंगे 10 डेज में ही हटा दिया जाता है, ठीक है। अब क्यों 10 डेज में हटाते हैं, क्यों 15 डेज में हटाते हैं, क्या रीज़न है कि बहुत जगह जो है देखे होंगे कि 5 डेज में ही हटा देगा, ठीक है, जल्दी अगर रैपिड कंस्ट्रक्शन करना है। तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का सीमेंट यूज़, वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का सीमेंट यूज़ किए हैं। तो ध्यान रखना है, अगर आपका बीम या आर्च है, आर्च स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बीम या आर्च प्रॉप्स है, अगर स्पान जो है लेस देन 6 मीटर है तो 14 दिन तक आपको क्या करना है, बताइए, फॉर्म वर्क को लगा रहना। 14 दिन के बाद आपको फॉर्म वर्क को स्ट्रिपिंग करना है। बीम आर्च या प्रॉप का स्पान अगर ग्रेटर देन 6 मीटर रहे, 21 दिन तक आपको क्या करना है, 21 दिन तक लगे रह देना। यानी कि 21 दिन बाद आपको क्या करना है, फॉर्म वर्क को स्ट्रिपिंग करना है। देखिए क्या बोल रहा है, नोट पॉइंट है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो नोट पॉइंट क्या कह रहा है, दीज अबव वैल्यू, ऊपर जो वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि ये वैल्यू जो दिया हुआ है 16 से 24 आवर, 7 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 14 दिन, 21 दिन, ये किस टाइप के सीमेंट के लिए है। ये जो है आपका इसमें जो भी कंक्रीटिंग किए हैं हम, तो कंक्रीटिंग में जो सीमेंट यूज़ किए हैं वो सीमेंट यूज़ किए हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़। कौन सा सीमेंट यूज़ किए हैं, ओपीसी सीमेंट यूज़ किए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। वही लिखा हुआ है, दिस अबव वैल्यू आर वैलिड फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अगर आप इन केस, अगर आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की जगह रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में RHC कहते हैं, तो जो ही आप OPC के जगह RHC यूज कीजिएगा तो स्ट्रिपिंग टाइम आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या होता है, रैपिडली हार्ड होता है। हम आपको बताएं सीमेंट टॉपिक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट बताएं। अगर आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बताइए, स्ट्रिपिंग टाइम को घटाना पड़ेगा। तो स्ट्रिपिंग टाइम जो घट जाता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के केस में, कितना घटता है, तो वो 40% तक डिक्रीज कर जाता है। कितना डिक्रीज कर जाता है, 40% तक। अगर मान लीजिए किसी में 40 डेज लग रहा था, 14 डेज लग रहा था। अगर आप जान रहे हैं कि ये जो 14 डेज लग रहा था, उस समय आप क्या यूज कर रहे थे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज कर रहे थे। अगर आप इसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के जगह आप किसका इस्तेमाल करने लगे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का इस्तेमाल करने लगे, तो ये जो स्ट्रिपिंग टाइम है ये डिक्रीज कर जाएगा। कितना से डिक्रीज करेगा, 40% डिक्रीज कर जाएगा। 40% डिक्रीज करेगा, यानी कि अब जो टाइमिंग रहेगा वो 60% रहेगा। तो 14 का 60% कीजिएगा, जो भी आपका वैल्यू, जो भी आपका डेज में वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, आपका 14 डेज से कम आएगा। बताइए, देखिए, डिवाइडेड बाय 10, 8.4 डेज आ रहा है, 8.4 डेज आ रहा है। क्लियर, बताइए, 8.4 डेज तो 14 से कितना हो गया, काफी कम हो गया ना, अप्रोक्सीमेटली हाफ के बराबर चल गया। हाफ होता है 7, 7 से 1.4 डेज ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं। दूसरा पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज कर रहे हैं तो आपका जो है
स्ट्रिपिंग टाइम कितना से डिक्रीज कर जाएगा, 40% से डिक्रीज कर जाएगा। तीसरा क्या बोल रहा है, अंडर एनी कंडीशन द स्ट्रिपिंग टाइम शुड नॉट बी लेस देन 24 आवर। किसी भी कंडीशन में आप कैसा भी सीमेंट यूज कीजिए, लेकिन कभी भी आपका जो फॉर्म वर्क को स्ट्रिपिंग करने का जो टाइम होगा कभी भी 24 आवर से, जनरली 24 आवर तक तो रखते ही हैं, जनरली 24 आवर तक तो रखते ही हैं। यही था आपका फॉर्म वर्क। हमने आपको बताया था कि फॉर्म वर्क का जब जब यूज हुआ था तो एक बार हमने रिपीट किया था कि हम इस फॉर्म वर्क का एक अलग से सेपरेट क्या लाएंगे, क्लास लाएंगे। यही आपका फॉर्म वर्क का एक अलग स्पेशल क्लास था, ठीक है, फॉर्म वर्क का। यहीं से आपका फॉर्म वर्क पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, यहीं से आपका फॉर्म वर्क पूरा का पूरा क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास को हम लोग यहीं पर क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, के साथ समाप्त करेंगे, थैंक यू के साथ। भाई के सर के, चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा सेशन बिल्डिंग मटेरियल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज के साथ, नए जोश एंड। आज के क्लास के लिए पर हम दा लेते हैं, धन्यवाद।